हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी व्याकरण का सरलतम रूप लेके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षाओं में हम विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने तीनों भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विशेषण का चौथा भेद। तो लिखिए, पुनः हम अध्याय का नाम लगाएंगे विशेषण। और विशेषण का जो चौथा भेद है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण या आप बोल सकते हो संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। वर्तमान में संकेतवाचक का नाम सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन काफी पुरानी किताबों में संकेतवाचक आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण एक ही है। तो देखिए, सार्वनामिक ये कैसे बना है, ये सब देखिए। सर्वनाम के साथ एक प्रत्यय लगने से, सर्वनाम के साथ एक प्रत्यय लगने से सार्वनामिक शब्द बनता है। सार्वनामिक शब्द बनता है। और जो आपके यहाँ स का सा हुआ है वो एक प्रत्यय आने के कारण हुआ है। तो सर्वनाम प्लस एक सार्वनामिक शब्द बनता है। तो परिभाषा देखिए प्यारे बच्चों, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि ये सर्वनाम शब्द है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? तो ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता नहीं बताते, विशेषता नहीं बताते हैं और वह स्वतंत्र होते। क्या होते? स्वतंत्र यानी आजाद होते। दूसरी तरफ जो हमारे सार्वनामिक शब्द होते हैं, सार्वनामिक, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी वह सर्वनाम शब्द
जो संज्ञा शब्दों की विशेषता नहीं बताता है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वह होता है आपका सर्वनाम। लेकिन वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी की विशेषताएं बताई जा रही है, वहां पे हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि हम विशेषण पढ़ रहे हैं जिसमें विशेषताएं बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम की। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो कि कौन सा सार्वनामिक है और कौन सा सर्वनाम है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, तो आप सभी क्लास को यहाँ स्टॉप करके ये नोट आउट कर सकते हैं। आगे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसको यहाँ फेंको, इसको यहाँ फेंको में इसको, ये जो है वो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। अब इसको यहाँ फेंको, किसको फेंको ये हमें पता नहीं है, यानी किसी की विशेषता नहीं बता रहे, ये स्वतंत्र है, तो यहाँ सर्वनाम होगा। इसी के साथ अगर मैं यहाँ लिखूं, इस गेंद को फेंको, इस गेंद को फेंको, तो इसके साथ में गेंद शब्द आ गया है, यानी गेंद शब्द आने की वजह से ये हमारा सार्वनामिक होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि किसी को फेंकने की विशेषता बताई जा रही, गेंद को फेंकने की, इसीलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, वो कल गया, वो कल गया, लेकिन गया कहाँ हमें पता नहीं है, तो यहाँ सर्वनाम है। और आप लिखें, वो कल जयपुर गया, तो यहाँ पे जयपुर जाना उसकी विशेषता है, यानी विशेषण है, तो यहाँ आप सार्वनामिक विशेषण कर सकते हैं। यहाँ आप सार्वनामिक विशेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी सर्वनाम शब्द के बाद में विशेषता आ जाए तो वहां सार्वनामिक विशेषण होगा, और अगर सिर्फ सर्वनाम शब्द आता है तो वहां आप सर्वनाम करेंगे, वो सर्वनाम का भेद होगा। और जहां सर्वनाम शब्दों के बाद विशेषताएं आए वहां आप सार्वनामिक विशेषण करेंगे। इसी के साथ हम आगे विशेषण का 5वां भेद पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा से बनकर अन्य सभी की विशेषता बताए, वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। वह व्यक्तिवाचक विशेषण
होता है। इसमें स्थान सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे जयपुर, बीकानेर, राजस्थान, जोधपुर, कश्मीर। अब ये सारे क्या है? हमारे संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इन्हीं व्यक्तिवाचक संज्ञा से इसका विशेषण रूप हम कैसे बनाएंगे? जयपुर का जयपुरी, बीकानेर का बीकानेरी, राजस्थान का राजस्थानी, जोधपुर का जोधपुरी, और कश्मीर का कश्मीरी। अब विशेषता कैसे बताएगा? जैसे जयपुरी साड़ी या जयपुरी साड़ियां, बीकानेरी भुजिया, राजस्थानी भाषा, जोधपुरी साफा और कश्मीरी सेब। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे संज्ञा शब्द आए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे संज्ञा शब्द आए और हमने इसकी विशेषता बताई किस प्रकार से। जयपुरी साड़ी प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, राजस्थानी भाषा बहुत प्रसिद्ध है, जोधपुरी साफा प्रसिद्ध है और कश्मीर के लाल लाल सेब पसंद है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने व्यक्तिवाचक विशेषण किया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको विशेषण के भेद पूछे तो आपको 4 ही बताने हैं, लेकिन इस जो ये 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण, उससे काफी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो उसमें आप कहीं अटको नहीं। इसके लिए ये एक अलग से आपको बताया गया, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूरा नोट आउट करना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आप सभी इसको नोट आउट करें। आगे हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है हमारी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये हमारी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारी मूलावस्था है इसमें उपसर्ग, प्रत्यय,
नहीं आएंगे, इसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं आएंगे। एक मिनट। तो देखिए हमारा जो मूलावस्था है इसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं आएंगे और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब कौन से प्रत्यय आए हैं? तो उत्तरावस्था में तर प्रत्यय आया है और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय आया है। ठीक है। अब देखिए जो मूलावस्था है उसमें किसी एक की बात की जाती है, किसी एक की बात हो, और उत्तरावस्था में किन्हीं दो के बीच बात की जाए, यानी दो लोगों के बीच में बताना कि ये इससे ज्यादा होशियार है। और उत्तमावस्था किसी एक की तुलना बाकी सभी से हो। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे राधा बहुत समझदार है। राधा बहुत समझदार है। यहाँ मैंने लिखा राधा बहुत समझदार है, यानी राधा से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। बात सिर्फ किसकी हो रही है? हमारी राधा की हो रही है। तो मूल कौन है? हमारा राधा है। दूसरा है यहाँ पे उदाहरण हम लिखेंगे, राधा रमा से समझदार है। रमा से ज्यादा समझदार है। तो यहाँ पे राधा की तुलना रमा से की गई कि राधा जो है वो रमा से ज्यादा समझदार है। और यहाँ देखिए आप, राधा सभी बच्चों में समझदार है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने लिखा राधा बहुत समझदार है, यहाँ लिखा मैंने राधा रमा से ज्यादा समझदार है, और यहाँ मैंने लिखा राधा सभी बच्चों से समझदार है। तो देखिए बहुत ही आसान है, जिस प्रकार से आप याद रख सकते हो। जिसमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है वो हमारी मूलावस्था होती है, और जिसमें सिर्फ एक इंसान के लिए, मूल पर्सन के लिए बात की जाए वहां हमारी मूलावस्था होगी। उत्तरावस्था जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, तर, ये तर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और यहाँ ये तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और उत्तरावस्था में किन्हीं दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो वहां आपका उत्तरावस्था होगा। और जहां पे किसी एक को सबसे ज्यादा बताया जाए, बाकी लोगों को कम, यानी किसी एक की तुलना बाकियों से की जाए, बाकी सभी से की जाए, वह हमारा उत्तमावस्था होगा। आप इन सबको पूर्ण रूप से इस इंडेक्स के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से लंबे समय तक याद रख सकते हो। आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार की सारणी बनाइएगा, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको विशेषण अध्याय पूर्ण रूप से समझ आया होगा। आगे हम आज इस अध्याय का मैं समापन करती हूँ। विशेषण अध्याय में आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी सारी परेशानी का हल करने की। और मेरी कक्षा पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।